कोरोना एक गंभीर वैश्विक महामारी बन चुकी है। इस आपदा के आने के बाद पिछले एक साल में दुनिया के तमाम देशों की स्वास्थ्य सुविधाओं की असलियत भी सामने आ गई और इसने यह अनुभव करा दिया कि अगर कोई ऐसी गंभीर आपदा आती है तो उसका सामना करने के लिए हम कितने तैयार हैं। अचानक हुए कोरोना विस्फोट से दुनिया के संपन्न और विकसित कहे जाने वाले देशों तक के पसीने छूट गए। इसलिए सबसे पहली प्राथमिकता स्वास्थ्य क्षेत्र को दुरुस्त बनाने की महसूस की गई। भारत भी उन देशों में है जिन्होंने आपदा आने के बाद अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे में सुधार को प्राथमिकता देने का फैसला किया है। आज भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं की जो स्थिति है वह संतोषजनक तो क्या पर्याप्त भी नहीं है। ऐसे में यही सवाल है कि क्या हम मौजूदा स्वास्थ्य सुविधाओं के बूते कोरोना महामारी से भविष्य में ऐसी ही चुनौतियों से जंग लड़ पाएंगे। भले सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए अस्पताल तैयार किए हैं, बड़ा निगरानी तंत्र बनाने की दिशा में तैयारियां चल रही है, पर फिर भी गुणवत्ता और खर्च के आधार पर देखा जाए तो भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर कमतर ही है। यही वजह है कि आज स्वस्थ भारत का निर्माण बड़ी चुनौती बन गई है। अगर कुछ एक शहरों को छोड़ दें तो बाकी शहरों और ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं केवल नाम की है। फिर भी पिछले एक साल में इतना बदलाव तो आया है कि देश में कोरोना संक्रमितों की जांच और उपचार में सरकारी अस्पतालों ने बड़ी भूमिका निभाई है। यह कोई छिपी बात नहीं है कि सरकारी अस्पतालों में जरूरी दवाओं और चिकित्सकों की भारी कमी है। इसी कारण स्वास्थ्य कर्मियों पर काम का दबाव रहता है। फिर चिकित्सा जांच के लिए आवश्यक उपकरण या तो उपलब्ध ही नहीं है और रहते हैं, यदि उपलब्ध भी हैं तो तकनीकी खराबी के कारण बेकार पड़े रहते हैं। ऐसे में लोग निजी अस्पतालों की ओर भागने को मजबूर होते हैं। आर्थिक रूप से संपन्न तबके के लोग तो निजी अस्पतालों का खर्च वहन कर लेते हैं, पर मध्यम वर्ग और गरीब तबके के लोग संकट में फंस जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक निजी अस्पतालों के भारी भरकम बिल भरने की वजह से भारत में हर साल करीब 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। यह तबका है जिसे मजबूरी में जान बचाने के लिए बड़ा कर्ज लेने को मजबूर होना पड़ता है। इस समस्या का बड़ा कारण किफ़ायती और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की पहुंच नहीं हो पाना है। आबादी का बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य बीमा के दायरे में नहीं है। देश के स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में लगातार उदारीकरण के बावजूद कुल आबादी के 5वें हिस्से से भी कम आबादी स्वास्थ्य बीमा के दायरे में है। ऐसे में विश्व बैंक की उस रिपोर्ट पर विचार करने की ज़रूरत है जिसमें कहा गया है कि 90% बीमारियों की पहचान की जा सकती है और इन्हें ठीक भी किया जा सकता है। इसमें संदेह नहीं कि भारत की मौजूदा स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली अनेक प्रकार की विसंगतियों से भरी है। यह विडंबना तब है जब भारत में इन समस्याओं से
निपटने के लिए सभी जरूरी कार्यक्रम और नीतियां मौजूद हैं। जाहिर है समस्या इन पर ईमानदारी से अमल की है। हालांकि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की घोषणा और क्रियान्वयन से यह उम्मीद जगी थी कि अस्वस्थ भारत की तस्वीर बदल जाएगी, परंतु ऐसा हो नहीं पाया। आज भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र की जो स्थिति है उसे देखते हुए इसे दुरुस्त बनाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य योजना बनाए जाने की सख्त ज़रूरत है। आर्थिक प्रगति के साथ साथ सामाजिक प्रगति भी उतनी ही आवश्यक है। यदि हम चीन और भारत के आर्थिक विकास की तुलना करें तो चीन के आर्थिक विकास का बहुत बड़ा कारण उसका स्वास्थ्य एवं शिक्षा में निवेश करना रहा है। भारत को भी अपने नागरिकों को विश्व की स्पर्धा में आगे लाने के लिए उन्हें स्वास्थ्य उपहार देना होगा। चीन को भी अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने में 1 दशक से ज़्यादा का समय लग गया था। नीतियाँ बनाने से ज़्यादा बड़ी चुनौती उन्हें अमल में लाने की होती है। भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए सबसे बड़ी और पहली ज़रूरत इस क्षेत्र में भारी निवेश की है। केंद्र और राज्य सरकारों को अपना स्वास्थ्य बजट बढ़ाना होगा ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। हफ्ते भर से उत्तराखंड के ज़्यादातर ज़िलों में जिस तरह से जंगल धधक रहे हैं उससे गंभीर खतरा खड़ा हो गया है। राज्य का बड़ा क्षेत्रफल आग की लपटों से घिरा हुआ है। हालात की गंभीरता का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि आग बुझाने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य में हेलीकॉप्टर भेजे हैं और सेना को भी इस काम में लगाया है। आग से वन संपदा तो नष्ट हो ही रही है, जनजीवन भी खतरे में है। कई ग्रामीण इलाकों में कच्चे घर और मवेशी भी इसमें स्वाहा हो गए। पहाड़ के जंगलों में आग की ऐसी घटनाएं कोई नई बात नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों में जंगलों में आग की घटनाओं में जिस तरह से तेजी आई है वह नए संकट की ओर इशारा कर रही है और यह संकट बिगड़ते पर्यावरण का भी सूचक है। आमतौर पर आग अगर बड़े पैमाने पर नहीं फैलती है तो यह अपने आप बुझ भी जाती है, लेकिन जब तेज हवा चल रही होती है तो आग को फैलने से रोक पाना संभव नहीं होता। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग बेकाबू हो जाने के पीछे कारण यही है कि इसने बहुत बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया है। भारत में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और पूर्वोत्तर के इलाकों में वनाग्नि की घटनाओं के पीछे प्राकृतिक कारण तो है ही, मानवीय गतिविधियां भी कम जिम्मेदार नहीं है। इसलिए पर्वतीय वनों में आग पर काबू पाने की चुनौती दोहरी हो जाती है। वनों में सूखी लकड़ियां, पत्तियां और घास के ढेर जैसे ही किसी भी वजह से उत्पन्न चिंगारी के संपर्क में आते हैं तो इन्हें धधकते देर नहीं लगती और फिर पेड़ों के जरिए थोड़े ही वक्त में आग बड़े इलाके को घेर लेती है। समाप्त।